रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं सेल्फ मोहम्मद अफजल। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 15 का। टॉपिक चैप्टर नेम हमारे पास इनहेरिटेंस और टॉपिक नेम है हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वॉटसन क्रिक डीएनए मॉडल, जिसमें हमने ये देखा था कि डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने बताया था कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसमें डबल हेलिकल स्टैंड होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, और उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट शुगर जिसको हम कहते हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने बताया था कि 4 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं जो डीएनए के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ओके, तो आज हम देखेंगे कि वो किस तरह से है, इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो डीएनए के अंदर कैसे होता है। हम जानते हैं कि पेरेंट्स से जब ऑस्प्रिंग्स के अंदर क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र होते हैं तो उनके साथ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी डीएनए के साथ साथ ट्रांसफ़र होती है। अगर आपको याद हो 9th क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था मियोसिस वाला। मियोसिस माइटोसिस के अंदर एक फ़ेज़ थी इंटरफेज़ का एक बेसिक स्टेप था जिसको नाम देते थे एस फेज़ का। एस मीन सिंथेसिस फेज़ में हमने पढ़ा था कि एस फेज़ के अंदर हमने पढ़ा था कि डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होता है। वर्ड रेप्लिकेट मतलब होता है डुप्लीकेट होना, कॉपी होना, यानी कि एक अपने जैसा एक और तैयार कर लेना, दैट इज़ कॉल्ड रेप्लिकेशन या रेप्लिकेट कहते हैं इसको। और ये जो प्रोसेस है वो क्या करता है, इट इज़ डन टू मेक अ कॉपी ऑफ क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम। ये क्या करता है, क्रोमोसोम की कॉपी बना देता है, क्रोमेटिड की कॉपी बना देता है, क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यूँ समझाऊँ कि अगर हम ये देखें कि एक पेरेंट के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं जो डिवाइड होते हैं 23 मदर सेल से और 23 फादर साइड से। ये जो 23 जब जनरेशन्स होती है, ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, तो हर तरफ से 23 क्रोमोसोम्स आते हैं, यानी कि 23 जो मदर साइड से आएंगे, सेम इसी तरह 23 जो है वो किसी दूसरी साइड फादर साइड से आएंगे, तो ये दोनों मिलकर आपस में क्या बनाएंगे, 46 बनाएंगे किसी एक इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है जी। ये एक है मदर की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो यूँ है कि 46 क्रोमोसोम्स हैं, उनके अंदर 46 है। सेम इसी तरह हम ये देखते हैं कि 46 दो मदर से और 40 इसमें ये पेयर बनेगा, और 46 जो है फादर से, उसमें भी 23 का यूँ पेयर होगा। ठीक है जी। तो होगा क्या, जब कोई न्यू इंडिविजुअल बनेगा तो उसमें ये दो अलील जो आपस में मिलकर 46 बना देंगे। रिमेनिंग रहने वाली हाफ तादाद क्या करेगी, क्वेश्चन ये है कि रिमेनिंग रहने वाले जो हाफ तादाद है वो अपने आप को रेप्लिकेट कर लेगी। मतलब ये जो इधर रह जाते हैं बाकी मदर साइड में या फादर साइड में जो 23 रह जाते हैं सेल के अंदर, वो अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे। रेप्लिकेट का मतलब वो अगेन अपनी 23 की कॉपी बना लेंगे और अगेन दोबारा कितने बन जाएंगे, 46 बन जाएंगे। ठीक है जी। इसी बात को हम आगे यूँ देखते हैं कि हमने कहा कि जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो एस फेज़ के अंदर होता है, उसी में सेल अपने आप को डुप्लीकेट करता है। सेल डुप्लीकेट नहीं करता, सेल के अंदर मौजूद जो डीएनए होता है सेल अपने उस डीएनए को डुप्लीकेट करता है। ठीक है जी। और डीएनए जो डुप्लीकेट हो जाता है, इसका मतलब डीएनए जो 23 था वो 23 डुप्लीकेट हुआ और 46 बन जाता है। ये ह्यूमन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी। तो इस तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है ये कैसे प्रोसीड होता है, ये प्रोसेस कैसे वर्क करता है। इस प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि डीएनए एक्चुअली एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, एक डबल हेलिक्स की तरह होता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था, जो एक दूसरे के ऊपर फोल्डेड होते हैं, क्वाइल्ड होते हैं। ठीक है जी। तो ये डबल हेलिकल स्ट्रैंड है जो सबसे पहले क्या होता है इसके फर्स्ट प्रोसेस के अंदर, ये इसका फर्स्ट प्रोसेस है जिसमें डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रैंड जो है वो अनबाउंड होगा और साथ साथ उसके नाइट्रोजनस बेस भी अलग हो जाएंगी। ठीक है जी। दूसरा काम, जो 2 स्ट्रैंड होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। हमने कहा था ना कि डबल हेलिकल होता है, इसके अंदर डबल स्ट्रैंड होता है। ये डायग्राम हमने यूँ बनाई थी, तो इसका जो डबल हेलिकल स्ट्रैंड है ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। इसको समझने के लिए आपको यूँ समझना होगा, जिस तरह की एक जिप होती है किसी बैग की जिप को जब आप ओपन करते हैं तो दोनों जो उसके स्टैंड होते हैं वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है जी। ये भी कुछ वैसा ही है, मतलब ये डीएनए को जब इसको सेपरेट करेंगे तो वो ये शक्ल कुछ यूँ हो जाएगी, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक न्यू सेल बन जाएगा और यहाँ पे एक न्यू सेल बन जाएगा। इस चीज़ को हम नाम देते हैं, ये न्यू सेल बनने का प्रोसेस है, न्यू स्टैंड बनने का जो प्रोसेस है, इसको हम रेप्लिकेशन का नाम देते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं
तो सबसे पहला काम कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स है वो अनबाउंड होगा, नाइट्रोजन बेस भी सेपरेट हो जाएंगी। नंबर 2 स्ट्रैंड्स, इन दोनों की बात कर रहे हैं, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ये दोनों सेपरेट हो गए, ठीक है जी। उसके बाद हर स्ट्रैंड जो है वो एक्ट करेगा एक टेम्पलेट के तौर पे, टेम्पलेट एक टुकड़े के तौर पे काम करेगा, और हर टेम्पलेट जो है वो दूसरे को पैदा कर लेगा अपने साथ। ये एक टुकड़ा अलग है, ये अपने साथ दूसरे को पैदा कर लेगा, ये एक अलग है, ये अपने साथ दूसरे को पैदा कर लेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, नाइट्रोजनस बेस जो यहाँ पे सेपरेट हुई थी अनबाउंडेशन के दौरान फर्स्ट प्रोसेस में, तो वो क्या हो जाएंगी, वो अपने साथ अपनी दूसरी जो सेम जब यहाँ पे दूसरा टेम्पलेट बनेगा तो उसके साथ वो भी पेयर बना लेंगी अपनी नाइट्रोजनस बेस के साथ। लेकिन ये बिल्कुल हूबहू वैसा होगा लाइक अ ओल्ड अरेंजमेंट, जिस तरह पहली अरेंजमेंट थी, मतलब एडेनिन के साथ थाइमिन, गुआनिन के साथ साइटोसिन, सेम वही अरेंजमेंट होगी, ए बॉन्ड विद टी एंड सी बॉन्ड विद जी, यही अरेंजमेंट इनकी दोबारा से इस प्रोसेस नाइट्रोजनस बेस के अंदर होगी। और जो उसके बाद वो क्या करेंगे, न्यू पॉलीसेकेराइड को पैदा करेंगे और इस तरह से न्यू डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाती है। डायग्राम में अगर आप फोकस करें तो हमारे पास ये एक पेरेंट सेल का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, जो अनबाउंड, ये क्या करेगा, ये अनबाउंड होगा, लेकिन ये बाउंडेड फॉर्म में है, आपस में दोनों पार्ट्स जुड़े हुए हैं इसके, ठीक है जी। जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है तो क्या होता है कि सबसे पहले डीएनए के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, अनबाउंड हो जाते हैं। अनबाउंडेशन के बाद जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स बनती है, ये न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो प्रोसीड होगी, बन गई है। इनके बनने के बाद ये जो पार्ट्स रह जाते हैं ये इनके साथ क्या हो जाएंगे, एक यहाँ पे अटैच हो जाएगा, दूसरा इसके साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा, जिस तरह कि यहाँ पे दिखाया गया है। इसकी बात करें, इसका नाम है ए रख लेते हैं हम, इसका नाम हम बी लिख लेते हैं। ये जो ए स्टैंड है ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। ए जो है, ए अपने साथ न्यू स्टैंड को बना लेगा, जो बी है उसने भी, ये देखें ये नाइट्रोजनस बेस, ठीक है जी, ये सेम इसके साथ बी का जो पार्ट मिसिंग था तो उसके साथ न्यू नाइट्रोजनस बेस अटैच हो जाती है। और इस तरह से क्या होता है कि न्यू एक डीएनए का स्टैंड प्रोसीड हो जाता है, न्यू डीएनए का मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है जी। ये एक प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन का, जिसमें हमने ये देखा कि डीएनए का एक फुल स्ट्रक्चर किस तरह से पहले अपने आप को सेग्रीगेट करता है, सेपरेट करता है। सेपरेशन के बाद नाइट्रोजनस बेस भी सेपरेट हो जाती हैं, ये यहाँ से कट गई दरमियान से, ये स्टैंड है, ये नाइट्रोजनस बेस है, स्टैंड अलग हुए, नाइट्रोजनस बेस भी अलग हो गई। जैसे वो अलग हुए, न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड अलग से न्यू न्यूक्लियोटाइड बन जाती है। ये न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जो बनती है, यानी कि नाइट्रोजनस बेस जो बनती है वो अटैच हो जाती है अपनी मिसिंग प्लेस पे। मिसिंग प्लेस पे अटैच होने के साथ वो एक कॉपी बना देती है एग्जैक्ट हूबहू अपने पेरेंट सेल की तरह। इस तरह एक सेल से हम देखते हैं कि दूसरे एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं। इस चीज़ का नाम क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इस लेक्चर के हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।